ननामी सिर्फ 16 साल की है और उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन जब वो पार्क में अकेले बैठी होती है तभी उसके पास विकास नाम का एक लड़का आता है और वो उसे रहने के लिए अपने श्राइन में जगह देता है, जहाँ उसके किस की वजह से ननामी ना चाहते हुए भी गॉडेस बन जाती है। वैसे स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और फनी भी। तो स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ननामी काफी सालों से अपने फादर के साथ एक छोटे अपार्टमेंट में रह रही थी, लेकिन उसके फादर की ज्यादा दारू पीने की वजह से जल्द ही वो अपार्टमेंट भी चला जाता है। ननामी को बाद में मालूम पड़ता है कि उसके बाप ने तो अपने रहने का जुगाड़ कर लिया, लेकिन ननामी अब फंस चुकी है और वो पार्क में बैठकर अपने आप को कर्ज कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक आदमी के ऊपर जाती है जो कि पेड़ के ऊपर डर के मारे चढ़ा हुआ था। उसे कुत्ते से डर लग रहा था और वो उसे भगाने की कोशिश कर रहा होता है। जब ननामी इस चीज को देखती है तो वो उस कुत्ते के पास आकर उसे भगा देती है, जिस पर कि वो बंदा नीचे उतरकर ननामी को अपना नाम मिकिश बताता है। उस बंदे की बातचीत से पता चल रहा था कि शायद वो काफी दिनों बाद इस सिटी में आया है, लेकिन वो ननामी को इस जगह में अकेला देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। और जब वो उससे पूछता है तो ननामी बताती है कि कैसे फादर की वजह से उनका अपार्टमेंट चला गया। उसकी ऐसी बातों पर मिकिश उस जगह में इमोशनली फूट फूट कर रोने लगता है। तो ननामी उससे कहते है कि घर मेरा गया है। इसके बाद मिकाज उससे कहता है कि तुम मेरे यहाँ रह सकते हो, मेरा घर पास में ही है। और इसके बाद वो उस जगह से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो ननामी को एक मैप देता है और उसके सर में किस करता है। ननामी काफी ज्यादा शॉक होती है और कहती है कि क्या वाकई में आखिर ये बंदा था क्या, और उसका मैप उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी 2 साल के बच्चे ने बनाया होगा। वो आखिरी उम्मीद के साथ उस मैप के ऊपर यकीन कर लेती है और फाइनली काफी चलने के बाद वो उस घर के सामने आ जाती है, जो कि असल में एक श्राइन होता है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उस जगह से जाने लगती है, ये कहते हुए कि वो इससे अच्छा पार्क में ही सो जाती। और जब वो उस जगह से लौट रही होती है कि तभी कुछ स्पिरिट्स उसे मिका समझकर घर के अंदर खींचकर ले आते हैं, उसका वेलकम करते हुए। तभी उस अंधेरे के बीच में से एक बंदा उस जगह में आता और वो ननामी को गलत समझकर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, उसे विकास समझकर, ये कहते हुए कि 20 साल तक तुम्हें होश नहीं था और तुम इतने दिनों बाद यहाँ आ रहे हो। और इससे पहले कि वो उस जगह में ननामी को कूट देता है, वो पहचान लेता है कि ये तो मिकेज है ही नहीं और हमें उस लड़के का नाम टोमा बताया जाता है। टोमा कहता है कि मिकाज कभी नहीं सुधरेगा, वो वापस से अपनी जिम्मेदारी से भाग गया और अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे थोप के गया है, यानी कि अब वो वहाँ की नई गॉडेस है। इस बात पर ननामी बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और उसे याद आता है कि कैसे विकास ने उसके सर में किस करा था, जिस वजह से अब उसकी पावर्स उसके सर पर आ गई। और टोमा का काम है कि वो गॉडेस को सर्व करे, लेकिन वो ननामी को गॉडेस एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और उसे इस जगह से भाग जाने के लिए कहता है, इससे पहले कि उसकी खोपड़ी सनक जाए। ननामी उससे कहती है कि एटलीस्ट मुझे आज के दिन तो रुकने दो, तुम्हें मालूम है मुझे यहाँ आने में कितना टाइम लगा, और वैसे भी मुझे यहाँ रहने का कोई भी शौक नहीं है, मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाऊंगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि ननामी उसे श्राइन में अपनी आंखें खोलती है और उसे लगता है कि शायद उसने कल रात सपना देखा होगा, लेकिन जब वो अपने सामने उन्हीं 2 स्पिरिट्स को देखती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो सपना नहीं था। वो तो स्पिरिट्स वहाँ पर ननामी को गॉडेस होने वाले काम बताने लगता है कि उसे कैसे श्राइन को साफ रखना होगा, यानी कि यहाँ की साफ सफाई करनी होगी। अब ननामी के पास और कोई जगह नहीं थी रहने की, इसलिए वो तैयार हो जाती है। काम के दौरान टोमस के पास आता और कहता है कि कल रात तो तुम बहुत कुछ फेंक रही थी कि सुबह होते ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। ननामी कहती है कि वो तो मैंने सही कहा था, लेकिन मेरे पास कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है और ना ही घर। लेकिन उसके ऊपर टोमा को थोड़ी सी भी दया नहीं आती है और वो उसे कहता है कि थोड़े अच्छे से साफ सफाई करो, जिस बात पर ननामी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है, कहते हुए कि एक तो वो उसके श्राइन की सफाई भी कर रही है और वो उसे ऑर्डर मार रहा है। हम देखते हैं कि काफी सारा काम करके वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत के पास जाती है जो कि श्राइन में विश मांगने के लिए आई थी। ननामी को अपना एक नया काम मालूम पड़ता है कि इस श्राइन में जितने भी लोग अपनी विश मांगने के लिए आएंगे उसे वो सुन सकते हैं और ननामी का काम ही यही है कि उसे उनकी विश को पूरा करना है। लेकिन ननामी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो किसी की विश कैसे पूरी कर सकते हैं, जबकि मेरी खुद की विश तो अधूरी है। तो जिसपो क्रिएचर्स उससे कहते हैं कि तुम टोमा की मदद क्यों नहीं लेती। ननामी कहती है कि वही लड़का तुम्हें लगता है वो मेरी मदद करेगा, चलो ठीक है, लेकिन वो है कहाँ। तो वो क्रिएचर्स बताते हैं कि वो अंडरवर्ल्ड गया है, इसलिए वो ननामी को भी अपने साथ ले जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों की तीनों ही चलते चलते डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ डीमंस और घोस्ट रहते हैं। यहाँ उन तीनों का एक मिशन स्टार्ट
स्टार्ट हो जाता है टोमा को ढूंढने का और थोड़ी देर बाद वो उसे ढूंढ भी लेते हैं जो कि वहाँ पर डीमन लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है। तभी नानामी के कहने पर वो दोनों के दोनों क्रिएचर्स अंदर जाकर टोमा को समझाने की कोशिश करते हैं कि चलो हमारे साथ वापस श्राइन में, लेकिन टोमा उन दोनों को ही वहाँ पर पहचानने से इनकार कर देता है और अपने लोगों से काफी ज्यादा कुटवाता है। इस सारी चीजों को देखकर नानामी अंदर आकर उससे कहते हैं कि तुमसे कोई इजाजत नहीं मांगी है बल्कि ऑर्डर है। टोमा उसकी बात से सीरियस नहीं था, लेकिन उसको इस जगह में देखकर काफी ज्यादा सीरियस था क्योंकि इस जगह में उसके जैसे नॉर्मल ह्यूमंस नहीं आ सकते। तो उसी तरफ नानामी को लगता है कि शायद वो उसे इग्नोर कर रहा है, इसलिए वो उस जगह से गुस्से में ही अकेले चले जाती है, ये कहते हुए कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी खुद से काम करने का, मुझे तुमसे मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी। उसके उस जगह से जाने के बाद हम टोमा को देखते हैं जो कि उन दोनों क्रिएचर्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, ये कहते हुए कि उसे तो नहीं मालूम था लेकिन तुम्हें तो मालूम था कि वो ह्यूमन है और काफी डीमंस उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो उसी तरफ हम नानामी को देखते हैं जो कि गुस्से से उस जगह से जा रही होती है कि तभी वो कुछ डीमंस से टकरा जाती है। अब इससे पहले कि वो अटैक करते हैं वो क्रिएचर्स उस जगह में सही टाइमिंग पे आकर नानामी को लेते हुए भाग जाते हैं। सेफ जगह पहुंचने के बाद वो सबके साथ सांस में सांस लेते हैं, लेकिन नानामी उन क्रिएचर्स से कहती है कि आखिर वो अपने आप को समझता क्या है। तो वो क्रिएचर्स नानामी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा और तुम उसे अपना नौकर भी बना सकती हो। इस बात को सुनकर नानामी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और इंटरेस्टिंग भी कि वो कैसे टोमा को अपना नौकर बना सकती है। तो जिस वो क्रिएचर कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस उसे किस करना होगा, जिसके बाद तुम दोनों के बीच एक कॉन्टेक्ट बन जाएगा। किसकी बात सुनकर नानामी उस जगह से जाने लगती है, ये कहते हुए कि इससे अच्छा तो मैं किसी डीमन को जाकर ही कर लूं। और इसके बाद उस जगह से वो जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि उससे मदद मांग रही होती है। तो नानामी उसे अपने सर में उठा लेती है, लेकिन ये बात रिवील होती है कि असल में वो एक डीमन है जो कि अब नानामी को मारने के लिए अपना चाकू बाहर निकाल देती है, जिसे देखकर नानामी उस जगह से डर जाती है। जो बुढ़िया थोड़ी देर पहले खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, अब वो चाकू पकड़ के उसके पीछे ऐसे भाग रही है जैसे कि उसकी सारी हड्डियां जवान हो गई हो। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर टोमा के पास जाकर उससे मदद मांगने लगता है, ये कहते हुए कि नानामी की जान खतरे में, उससे उस चुड़ैल से बचा लो। अब इस बात को सुनकर टोमा उस जगह में हंसने लगता है, ये कहते हुए कि बाहर में जाए वो, लेकिन वो सोचता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस वक्त नानामी का चेहरा कैसे होगा। जब टोमा उस जगह में पहुँचता है तो वो देखता है कि नानामी पेड़ में चढ़ी हुई थी उस चुड़ैल से अपने आप को बचाने के लिए, और यहाँ वो चुड़ैल भी नानामी का पीछा करते करते पेड़ में चढ़ने लगती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझसे मदद मांगो तो, और हाँ अच्छे से मांगना। उसके ऐसे एटीट्यूड पर नानामी बिल्कुल मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो ऐसे ही रह लेगी। तभी वो चुड़ैल आकर नानामी का पैर पकड़ लेती है और खींचने लगती है, जिस पर कि नानामी गिरने लगती है, लेकिन गिरने से पहले वो टोमा को भी अपने साथ खींच लेती है। और जैसे ही वो दोनों के दोनों गिरने लगते हैं, इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि नानामी उस जगह में टोमा को किस कर देती है और दोनों के बीच ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। तो इस वजह से ना चाहते हुए भी टोमा को नानामी की जान बचानी पड़ती है। अगले दिन जब नानामी वापस से उठती है तो उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रही थी, लेकिन फिर से उन दोनों क्रिएचर्स को देखकर उसे रियलाइज होता है कि ये हकीकत थी। अब वो बगल में देखती है जहाँ से कि उसे खतरनाक ऑरा फील हो रहा था। वो टोमा से पूछती है कि तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और तुम अब मेरे नौकर हो। तो जिस पर टोमा और भी ज्यादा भड़क जाता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारा एक मैसेंजर बन चुका हूँ और एक मैसेंजर की ड्यूटी है कि वो अपने मास्टर के प्रोटेक्ट करे। यह वो उसे बताने लगता है कि गॉडेस हो ना तुम्हें अपनी ड्यूटीज मालूम है। जैसे मिकास का काम था उन्हें दो कपल्स को साथ में जुड़ाना, अब तुम्हें भी ऐसे कुछ काम करना होगा। लेकिन इस काम से पहले टोमा उसका टेस्ट लेता है, लेकिन नानामी सारे टेस्ट में फेल हो जाती है। अब जिसको देखकर टोमा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो दोनों उसे रोक देते हैं। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद नानामी को मालूम पड़ता है कि उनके हाई स्कूल में कुछ पॉप स्टार्स आ रहे हैं। इस न्यूज को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और हर एक निपी की तरह अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन रास्ते में टोमा उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि तुम नहीं जा सकती जब से कि तुम इस श्राइन की गॉडेस बनी हो। शायद तुम्हें ये बात मालूम ना हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि बहुत सारे लोग तुमसे तुम्हारी पावर्स छीनने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम नहीं जा सकती। लेकिन नानामी जो की जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और टोमा को भी मालूम पड़ जाता है कि वो चाहकर भी उससे नहीं जीत पाएगा।
था, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नानामी के सर में स्कार्फ बांध देता है जिससे कि उसके सर में मौजूद वो सील छुप जाए। स्कार्फ की वजह से कोई उसकी सील तो नहीं देख पाता, लेकिन उसके क्लासमेट्स उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं, और खास करके तो उसके क्लास का बुली, जिसे कि नानामी को चिढ़ाने का एक नया मौका मिल चुका था। तभी उनके क्लास में वही पॉप स्टार कुरोमा भी आ जाता है, जिसे देखकर नानामी उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा उसका मजाक उड़ाता है, जिस पर कि नानामी रोते रोते रेस्टरूम में चले जाती है, जहाँ टोमो उससे कहता है कि वैसे सच बताओ तो तुम इतनी बुरी भी नहीं लग रही। तो इस बात पर नानामी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर उसे वही बंदा यानी कि कुरोमो दिखाई देता है, जो कि नानामी से माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन उसकी माफी भी पूरे एटीट्यूड के साथ भरी हुई थी, जैसे कि वो उसके ऊपर एहसान कर रहा है। तो इसलिए नानामी उससे दूर चले जाती है। यहाँ क्लास पे नानामी बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है, और उससे जरूरी बात कि वो आज लंच लाना भूल गए। अब जिस पर कि उसका बुली फिर से आकर उसे चिढ़ाने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास तो लंच खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे। तो इस बात पर नानामी गुस्से में अपनी जेब में हाथ डालती है और उसके सामने काफी सारे नोट्स को रख देती है। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि उसके पास इतने सारे पैसे हैं। तभी दूसरी तरफ क्लास में कुरोमो जो कि अनाउंस करता है कि उसके पैसे खो गए, तो इसके लिए सबके सब नानामी के ऊपर शक खाने लगते हैं, और नानामी को भी यकीन हो जाता है कि कुरोमो ये सब कुछ उसे नीचे दिखाने के लिए कर रहा है, और जरूर उसी ने उसकी जेब में पैसे रखे होंगे। लेकिन वो ये बात बाकी लोगों को कैसे समझाएगी? वो सबके सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जिस पर कि नानामी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। कि तभी वहाँ पर टोमा भी पहुंच जाता है नानामी के लिए गिफ्ट लाते हुए, और ये कहते हुए कि ये पैसे नानामी के ही है और मैंने उसकी जेब में रखे थे क्योंकि वो मेरी बंदी है। तो इस बात पर पूरी की पूरी क्लास शॉक हो जाती है, और यहाँ टोमा जो कि कुरोमो से कहता है कि किसी और के ऊपर इल्जाम डालने से पहले काश तुमने खुद की बेंच के नीचे वो पैसे देख लिए होते। और जब कुरोमो नीचे देखता है तो उसके पैसे वहीं पर ही पड़े हुए थे, तो जिस पर पूरी क्लास को ये लगता है कि कुरोमो जानबूझ के नानामी के ऊपर झूठा इल्जाम डाल रहा है, और उल्टा क्लास में कुरोमो की बेइज्जती हो जाती है, और वो अपने आप से वादा करता है कि वो इन दोनों को ही देख लेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वापस से नानामी स्कूल के लिए निकल जाती है, लेकिन आज उसने वो स्कार्फ नहीं पहना हुआ था। रास्ते में उसकी क्लास की लड़की आकर उसे रोक देती है और टोमा के बारे में पूछने लगती है। तभी अचानक से पीछे से एक महंगी सी कार नानामी को ठोकने वाली थी, और इसके बाद वो बंदा नानामी के सामने आकर रोक देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कुरोमो होता है, और वो अपनी कार को फ्लैक्स करते हुए नानामी को उसके साथ स्कूल चलने के लिए कहता है, लेकिन नानामी साफ रिजेक्ट कर देती है। तो जिस पर एक बार फिर से कुरोमो का ईगो हर्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि क्लास के दौरान टोमा जो कि बाहर बैठकर उसके ऊपर नजर रख रहा होता है, लेकिन काफी देर से देखने की वजह से वो वहीं पर ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद हम छत में देखते हैं, जहाँ पर कि नानामी के हाथ में एक लेटर था, और वो कुरोमो से पूछती कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो वो उस जगह में रिवील करता है कि मैं कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी पावर्स को चुराना चाहता हूँ, और वो उस जगह में अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर नानामी उस जगह से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुरोमो उसका रास्ता रोक देता है, और इससे पहले कि वो नानामी के ऊपर अटैक करता, हम देखते हैं कि टोमा सही टाइमिंग में आ जाता है और अपनी पावर से कुरोमो को ऑस्ट्रिच बना देता है। अपने आप को इस हालत में देखकर कुरोमो पूरे स्कूल में भागने लगता है, और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है कि इतने सारे जानवरों में से बस उसे यही मिला था। जब इस बारे में नानामी को मालूम पड़ता है तो वो टोमा के ऊपर गुस्सा करती है, ये कहते हुए कि इसे वापस से नॉर्मल कर दो। टोमा कहता है कि क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं इसे ठीक करूं? तुम्हें मालूम है ये तुम्हारी पावर्स चुराने के लिए आया था। इस बात को सुनकर नानामी को याद आता है, और वो उसे उसके ऊपर वापस से गुस्सा आने लगता है। वो उसकी मुंडी घुमाने लगती है, पर थोड़ी देर बाद उसे उसके ऊपर दया आ जाती है, और वो टोमा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं चाहती हूँ तुम इसे वापस से ठीक कर दो। कुरोमो काफी ज्यादा शॉक होता है कि उसने नानामी को हर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बंदी उसे ठीक करने के लिए कह रही है। और जब वापस से टोमा नानामी को उसकी रियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो इसके बाद नानामी उसकी चोट भी ठीक करती है। और इस इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं कि कुरोमो के दिल में नानामी के लिए फीलिंग्स जनरेट होने लगती है। या हम दूर मिकस को देखते हैं, जो कि नानामी की काइंडनेस को देखकर समझ जाता है कि उसने कोई भी गलती नहीं करी उसे गॉडेस चूज करके, और वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभा रही है। एक दिन हम देखते हैं कि जब नानामी काम कर रही होती है तो उसे एक लेटर मिलता है, और इस लेटर को डिलीवर करने के लिए खुद एक चिड़िया आई हुई थी, लेकिन टोमो उस चिड़िया को पकड़ लेता है, उसे नानामी से दूर रखते हुए ये कहते हुए कि ये तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। उस लेटर को पढ़कर से मालूम पड़ता है कि ये लेटर गॉडेस ऑफ लेक ने भेजा है। आखिर वो तुमसे क्यों मिलना चाहती है? तुम अपने कमरे में ही रहना, मैं जाकर उससे बात करके आता हूँ, क्योंकि वो एक ह्यूमन को गॉडेस के रूप में देखकर बिल्कुल भी
एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि टोमा जब गॉडेस ऑफ लेक से मिलने के लिए जाता है, यानी कि इशारा, तो वो उस जगह में इशारा को बताता है कि वो लोग गॉडेस से इस वक्त नहीं मिल सकते क्योंकि वो अपने काम में। तो इस बात पर इशारा का जो मैसेंजर होता है वो भड़क जाता है, ये कहते हुए कि तुम तो हमारी गॉडेस की बेइज्जती कर रहे हो, साफ साफ बताओ कि तुम चाहते ही नहीं हो हमें उस लड़की से मिलाना, क्योंकि वो लड़की असल में एक ह्यूमन है ना। टोमा उससे कहता है कि तो उसे खास मिकाज ने चूज करा है और हम उसके डिसीजन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, और वैसे भी वो बंदी इतनी बुरी भी नहीं है। वेल, वो मैसेंजर उस जगह में उसकी एक भी बात नहीं सुनता और टोमा के गले में अपनी स्वाट रख देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम उस लड़की को यहाँ पर नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। ये सब कुछ हम देखते हैं कि ननामी दूसरे कमरे से सुन रही थी और टोमा की जान खतरे में सुनकर वो डायरेक्ट कमरे में आ जाती है, अपने आप को रिवील करते हुए। ननामी को उस जगह में ह्यूमन देखकर वो मैसेंजर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि टोमा को पहले से ही मालूम था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसलिए वो उल्टी चाल चलकर उस मैसेंजर को एक मछली में बदल देता है और उसे डराने लगता है कि क्यों ना आज रात मैं तुम्हें फ्राई करके खा जाऊं। ननामी टोमा से कहती है कि तुम वापस से अपने गेस्ट की बेइज्जती करने लग गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे फिश में कन्वर्ट करने की, तुम्हें उनसे प्यार से बात करनी होगी। टोमा से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और वैसे भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन तभी उसी वक्त वो गॉडेस उन दोनों को रोक देती है और इस जगह में उसके आने का रीजन बताने लगती है। सबसे पहले तो वो ननामी से और टोमा से माफी मांगती है, फिर उसके मैसेंजर ने करा, और इसके बाद वो ननामी के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है। उसने सुना है कि वो दो कपल्स को मिलाती है। इसके बाद वो बताने लगती कि आज से लगभग 10 साल पहले एक बच्चा मुझसे मिलने आता था, कगारू, और हम दोनों दोस्त थे। असल में मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं वापस से उससे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि वो काफी सालों से वापस उस नदी किनारे कभी नहीं आया और मैं हमेशा उसका इंतजार करती रही। ननामी इसकी स्टोरी को सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और दूसरी तरफ हम टोमा को देखते हैं जो कि इजारा से कहता है कि ये क्या बकवास स्टोरी थी, आखिर एक गॉड है किसी इंसान से कैसे प्यार कर सकती है, ऑफ कोर्स ननामी तुम्हारी क्यों मदद करेगी। लेकिन दूसरी तरफ ननामी मदद के लिए तैयार हो जाती है। इस बात पर टोमा बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और अगले ही दिन हम देखते हैं कि ननामी और टोमा पूरी सिटी में कगारू नाम की लड़की को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे दिन भर ढूंढने के बाद वो दोनों की दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर लंच करने लगते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि उन्होंने इतनी जगह ढूंढ दी लेकिन कगारू उन्हें नहीं मिला। टोमा उससे कहता है कि मुझे लगता है हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आखिर हम सिर्फ एक नाम की मदद से किसी को कैसे ढूंढ सकते हैं। तभी वहाँ पर ननामी की क्लास का वही लड़का आ जाता है जो कि उसे बुली करता है। वो वहाँ आकर ननामी का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन उसने उस जगह में टोमा को नहीं देखा था। यहाँ टोमा जो कि ननामी का हाथ खींचता है और उससे कहता है कि मेरी बंदी से दूर रहो और अगर मुझे तुम एक बार फिर से इसके सामने दिख गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इस बात पर वो लड़का डर जाता है। यहाँ ननामी जो कि टोमा के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे बच्चे को डराते हुए, कितना अच्छा होता अगर तुम अपना पूरा फोकस कगारू को ढूंढने के लिए करते। इस पर ही वो दोनों की दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का वेटर आ जाता है और कहता है कि क्या तुमने कगारू नाम लिया, और वो बताता है कि कगारू मेरा नाम है। तो वो दोनों की दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम वेस्ट ना करते हुए ननामी उस बंदे को मना लेती है पार्क में इंतजार करने का। तो जहाँ कगारू से पूछते है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, वो बहुत ही ज्यादा शाय था। तो ननामी उससे समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे 10 साल पुराने दोस्त से मिलाना चाहती हूँ। लेकिन कगारू को 10 साल पुराना इंसिडेंट अभी भी नहीं आता और न ही उसे उस लड़की के बारे में मालूम था। लेकिन ननामी की रिक्वेस्ट पर कगारू तैयार हो जाता है उस लड़की से मिलने के लिए। तो ननामी उससे कहती है कि कल तुम इसी पार्क में मिलना। अगले दिन हम देखते हैं कि जो इशारा का वो अपने मास्टर को पूरे घर में ढूंढ रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। टोमो से बताता है कि वो ननामी के साथ है और ननामी उसे तैयार कर रही है। अपने मास्टर को नए रूप में देखकर वो मैसेंजर काफी ज्यादा डर जाता है और गुस्सा होने लगता है उनकी मास्टर को एक बार फिर से वापस से ठीक करने के लिए। लेकिन उसकी बातों को सबके सब इग्नोर कर देते हैं। यहाँ ननामी इजारो को समझाने लगती कि कैसे उसने उस लड़के से पार्क में मिलना है। तो उसी तरफ हम पार्क में कगारू को देखते हैं जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे लगता है कि शायद ननामी उसके साथ प्रैंक कर रही थी और अब उसे डाउट होने लगता है कि कहीं उसने यहाँ आकर गलती तो नहीं करी। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर इजारो भी पहुंच जाती है। अब जिसे देखकर पहले तो कगारू को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, लेकिन जब वो इजारो को देखता है तो धीरे धीरे करके उसके दिल में फीलिंग्स डेवलप होने लगती है और उससे बात करने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चले जाते हैं। और जब वहाँ पे इजारो
अकेली बैठी होती है तो कुछ गुंडे आकर उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ननामी भी ये सब कुछ देख रही थी चुपके से और वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन टोमा उसे रोक देता है और कहता है कि ये कगारों के लिए टेस्ट है और वैसे भी इस चीज से वो दोनों के दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज हो जाएंगे। यहाँ जब कगारो फाइनली ड्रिंक लेकर वहाँ पर पहुँचता है तो इजारो को उन गुंडों के साथ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उस जगह में इजारो के आगे खड़ा हो जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, जिसपे कि वो दोनों के दोनों फाइनली एक दूसरे के और भी ज्यादा नजदीक हो जाते हैं और इन सब का मिशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जब एक दिन ननामी अपने स्कूल में काम कर रही होती है तो वो कुछ स्टूडेंट्स को देखती है जो कि एक छोटे से स्नेक को परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो उस स्नेक को बाहर ले आती है और उसे बाहर छोड़ देती है। उस स्नेक को रेस्क्यू करने के बाद ननामी अपने हाथ में एक अलग ही मार्क देती है जो कि उस स्नेक के जाने के बाद से ही आया है। और जब श्राइन में टोमा इस चीज को नोटिस करता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि वो एक तरह का मैजिक प्रपोजल वाला मार्क है, यानी कि वो स्नेक ननामी को चूज कर लिया है और अब वो उससे जल्द ही मिलने आएगा। उसकी बातों पर ननामी काफी ज्यादा शॉक होती है। यहाँ अब टोमा ननामी के लिए एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाता है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो खुद भी उसके स्कूल को ज्वाइन कर लेता है। टोमा के स्टूडेंट बनते ही उसकी क्लास की लड़कियां उसके साथ दोस्ती करने के लिए आने लगती है, लेकिन टोमा सबको रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि वो सिर्फ और सिर्फ ननामी का बंदा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ननामी काफी ज्यादा शॉक होती है और उसे खींचते हुए बाहर ले आती है, ये कहते हुए कि तुम्हें सबके सामने ये बात कहने की क्या जरूरत है, तुम्हें मालूम है तुम्हारी छोटी बातों की वजह से तुम खुद भी प्रॉब्लम में पड़ने वाले और साथ ही साथ मुझे भी डालोगे। तभी वहाँ पर उसकी क्लास की लड़की आ जाती है मोमो, लेकिन वहाँ वो उनसे माफी मांगते हुए चले जाती है। जाते वक्त वो एक अजीब से बंदे को नोटिस करती है और शायद ये मिस्टीरियस से बंदा वही है जो कि ननामी को चूज किया था उस दिन। वेल हम देखते हैं कि अब जितने भी टाइम टोमा ननामी के लिए पॉजिटिव बन रहा था, ये चीज सिर्फ और सिर्फ ननामी के दिल में उसके लिए फीलिंग्स जनरेट कर रही थी। जब टोमा सो रहा होता है तो ननामी उसे घूर रही होती है, फिर उसे अपना एक काम याद आ जाता है और उसे करने के लिए वो बाहर चले जाती है खुद अकेले ही। जहाँ रास्ते में हम देखते हैं कि एक आदमी उसके ऊपर नजर रख रहा है और फिर वो अचानक से ननामी के पास आ जाता है और इसी के साथ ये सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद जब टोमा अपनी नींद से उठता है तो वो देखता है कि ननामी तो आसपास है ही नहीं। इसके बाद वो हर जगह उसे ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। रास्ते में उसे ननामी की किताब दिखाई देती है, लेकिन वो उसे वहां ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी उसे उसको ननामी की लोकेशन नहीं मिल पाती। यहाँ दूसरी तरफ ननामी का स्वागत होता है दूसरी जगह, जहाँ पर वो बंदा वो भी टोमा की तरह मैसेंजर है और उसका नाम मिजुकी है। वो उस जगह में ननामी को शादी करने के लिए कहता है, लेकिन ननामी बहुत ही ज्यादा शॉक होती है, ये कहते हुए कि आखिर वो किसी अरे गहरे के साथ कैसे शादी कर सकती है। ननामी उस जगह से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जितना भी दूर जाती है वो वापस से उसी श्राइन में पहुंच जाती है, जिस पर मिजुकी उससे कहता है कि तुम चाहकर भी इस जगह से नहीं जा सकती। मैं सच बताऊं तो मैं उस टोमा से लाख गुना अच्छा हूँ अगर तुम मुझे मौका दो तो, क्योंकि अगर वाकई में उस टोमा के बच्चे को तुम्हारी चिंता होती वो कब का इस जगह में पहुंच जाता। ननामी को लगता है कि वो सही कह रहा है। वेल वो दोनों के दोनों आपस में बात करने लगते हैं और बातचीत तक उनकी बात सामने मौजूद एक पेड़ के ऊपर चले जाती है। मिजुकी उससे बताता है कि जानती हो ये पेड़ मेरी गॉडेस का है और इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ टोमा के श्राइन में वो तो क्रिएचर्स रो रहे होते हैं और टोमा को कहते हैं कि वो जाकर ननामी को ढूंढे, लेकिन टोमा को घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के एक पार्ट पे अभी भी ननामी के लिए फिक्र थी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। यह हम मिजुकी को देखते हैं जो कि ननामी का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो उसे टोमा से भी लाख गुना अच्छा ट्रीट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ननामी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। उल्टा ननामी को उसके ऊपर शक हो रहा होता है, उसके श्राइन के ऊपर। यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, इसलिए जब वो श्राइन की गॉडेस को चेक करने के लिए जाती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ कोई भी गॉडेस है ही नहीं। तो मिजुकी से पूछती है कि सच सच बताओ आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो जिस पर मिजुकी उस जगह में रिवील करता है कि काफी साल पहले हमारे श्राइन के ऊपर र्यूमर्स फैलने लगे कि ये श्राइन हॉन्टेड है और कर्स्ड भी। इस बात से यहाँ लोग आना बंद हो गए और धीरे धीरे करके श्राइन के गॉडेस और सबके सब इस जगह को छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी मैं श्राइन की प्रोटेक्शन करता हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं पूरी जिंदगी श्राइन के लिए दे दूंगा। तो ये स्टोरी सुनकर ननामी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन अभी भी वो उसकी प्राइड बनने के लिए तैयार नहीं थी। तो इस बात पर मिजुकी को अब गुस्सा आने लगती है और वो ननामी से कहता है कि वो कुछ भी करके तुम्हें हासिल कर लेगा, चाहे उसे जबरदस्ती भी क्यों ना करना पड़े। उसी वक्त वहाँ पर हम देखते हैं कि टोमा भी पहुंच जाता है और वो बड़ा गुस्सा होता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे ननामी
ननामी को धमकाने की, और वो उस जगह आकर ननामी को प्रोटेक्ट करने लगता है और उस बंदे के साथ लड़ने लगता है, जहाँ उसकी और मिजुकी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन टोमो उससे ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। इवन की उनकी लड़ाई की वजह से उसके श्राइन में आग लग जाती है इधर उधर। लेकिन मिजुकी को श्राइन से सबसे ज्यादा जरूरी बाहर उस पेड़ की चिंता थी। वो उसे देखने के लिए जाता है और उसे मालूम पड़ता है कि वो बच चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि टोमो उसे भी चलाने के लिए तैयार था, लेकिन ननामी उसे रोक देती है। इसके बाद वो मिजुकी के पास जाकर उससे वादा करती है कि तुम जब भी कहोगे मैं तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों के दोनों एक घर जाने लगते हैं, लेकिन टोमा बहुत ही ज्यादा नाराज था कि ननामी ने इतनी आसानी से उसे क्यों जाने दिया, और अभी भी वो सपोले से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो ननामी के पैर में चोट देकर उससे कहता है कि तुम्हें तो अपना ख्याल रखना भी नहीं आता, और इसके बाद वो अपनी पावर से ननामी की चोट को हील करने लगता है। वेल, इस इंसिडेंट के बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जो कि हेवन की गॉडेस होती है, यानी कि नारुकामी। जब उसे मालूम पड़ता है कि ननामी नाम की एक इंसानी लड़की को गॉडेस बना दिया गया, तो इस बात पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, और खास करके तो ये सुनकर कि टोमा उसका मैसेंजर है, क्योंकि असल में नारुकामी काफी सालों से टोमा को अपनी मैसेंजर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करते आई है, लेकिन वो बंदा आज तक उसे भाव नहीं दिया। तो आखिर आज वो एक नॉर्मल इंसानी लड़की को कैसे चुन सकता है, और उसके गुस्से की वजह से हम देखते हैं कि आसपास की जगह भी तबाह हो जाती है, और उसके बंदे उस जगह में उनकी फट के चार हो जाती है। यहाँ नारुकामी अपने लोगों से कहती है कि कुछ भी करके मुझे उस लड़की के पास जाना है। यहाँ श्राइन में टोमा कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मुझे याद कर रहा है, और आज का मौसम देखकर लगता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यहाँ हम ननामी को देखते हैं स्कूल में, जो कि आज अकेले ही गई थी, लेकिन स्कूल में जाकर उसे मालूम पड़ता है कि वो तो क्रिएचर्स भी उसके साथ यहाँ पहुँच गए। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उन लोगों को उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता था। यहाँ घर में टोमो को एहसास होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने वाली है, और आज का मौसम देखकर लगता है कि नारुकामी यहाँ आ रहने वाली है। लेकिन आखिर ये बादल सबके सब कहीं और क्यों जा रहे हैं, यानी कि हाई स्कूल की तरफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि नारुकामी का टारगेट अब मैं नहीं बल्कि ननामी है, और इसके बाद वो से उसकी चिंता होने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर कि जब ननामी उन क्रिएचर्स के साथ होती है, उसी वक्त वहाँ पर नारुकामी भी पहुँच जाती है, और वो ननामी को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाती है, जहाँ वो ननामी को सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन उससे पहले ही वहाँ टोमा पहुँच जाता है और उसे अपनी बंदी से दूर रहने के लिए कहता है। इस बात पर नारुकामी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है, और वो अपनी पावर से ननामी की गॉडेस वाली सील निकाल देती है। अब जिस पर टोमा उसे रोकने की कोशिश करता है, तो नारुकामी टोमा को बच्चे में बदल देती है, और उस जगह से जाने से पहले वो ननामी से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं टोमा को वापस से ठीक कर दूं, तो मेरे पैरों में आ जाना। यहाँ अगले सीन में हम उन दोनों को पार्क में देखते हैं, जहाँ ननामी अब वापस से ह्यूमन बन चुकी थी और उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, और दूसरी तरफ टोमा जो कि अब एक बच्चा बन चुका था। टोमा को लगता है कि शायद अब वापस से ह्यूमन बनकर तो काफी ज्यादा खुश होगी, इसलिए वो ननामी से पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुम जा रही हो। इस बात पर ननामी उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। और वो वहाँ पर टोमा को हिलाने लगती है और होश में लाने लगती है। उससे मालूम पड़ता है कि टोमा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिस वजह से उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो टोमा को हॉस्पिटल ले जाने की सोचती है, लेकिन इससे क्या फायदा होगा। हॉस्पिटल का डॉक्टर किसी स्पिरिट को कैसे ठीक कर सकता है, इसलिए अब उसे समझ भी नहीं आता कि अब तो उसके पास घर भी नहीं है रहने का, वो करेगी क्या। तभी पास से कुरोमो गुजर रहा होता है और ननामी उस जगह में उससे मदद मांगती है। और अगले सीन में हम उन दोनों को कुरामी के एक घर में देखते हैं, जहाँ कुरामी टोमो को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो ननामी को इस हालत में नहीं देख सकता था, इसलिए वो मदद के लिए तैयार भी हुआ था। दूसरी तरफ हम नारुकामी को देखते हैं, जो कि बड़ी गुस्सा होती है। उसे लगा था कि शायद टोमो को ऐसे छोटे बच्चे में बनाने के बाद टोमो उसके पास रोते रोते आएगा, लेकिन अभी तक वो दोनों के दोनों आए ही नहीं। इसलिए नारुकामी अपनी दो स्पिरिट्स को टोमो को पकड़ के लाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम टोमो को देखते हैं, जो कि अब ठीक हो चुका था। जब वो और ननामी पार्क में घूम रहे होते कि उसी वक्त वहाँ पे नारुकामी के वो दो स्पिरिट्स पे पहुंच जाती है। वो वहाँ टोमा को लेने आए थे नारुकामी के ऑर्डर पर, लेकिन ननामी साफ इनकार कर देती है। लेकिन टोमा ननामी की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो ननामी को छोड़कर चले जाता है, जहाँ नारुकामी टोमा को वापस देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे हक कर लेती है। लेकिन ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि टोमा उस जगह से भी भाग जाता है। तो नारुकामी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, ये कहते हुए कि वो वापस से जरूर उसी लड़की के पास गया होगा, और इसलिए अब नारुकामी
उनके श्राइन की तरफ बढ़ने लगती है नानामी को सबक सिखाने के लिए। लेकिन नारुकामी को जब ये बात मालूम पड़ती है कि टोमो उसके साथ भी नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। यहाँ नानामी नानुकामी से वादा करती है कि अगर मैं टोमो को ढूंढ लूंगी तो क्या तुम वापस से उसे नॉर्मल साइज पे कर दोगी। तो नारुकामी तैयार हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ नानामी चाहकर भी टोमो को कहीं नहीं ढूंढ पाती क्योंकि टोमो उसे मिलता ही नहीं। तो इस चीज से नारुकामी को एहसास हो जाता है कि कहीं न कहीं टोमो उसे नहीं पसंद करता और वो चाहे जितनी भी जबरदस्ती कर ले वो उसके पास नहीं आएगा, इसलिए उसे बुरा लगता है। यहाँ श्राइन के अंदर हम देखते हैं कि नानामी को एक अलग ही बटरफ्लाई महसूस होती है और जब वो उसका पीछा करती है तो उसे मालूम पड़ती है कि वही टोमा है जो कि कब से अपने रूप को छुपा रहा था क्योंकि वो नारुकामी से दूर रहना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि उसके बाद वहाँ पर नारुकामी की वो स्पिरिट्स भी आ जाती है जो कि अपनी मास्टर के कहने पर वहाँ पर उन दोनों को ठीक करने के लाए थे। वो टोमा को वापस से उसकी नॉर्मल साइज पे कर देते हैं और नानामी को उसकी गॉडेस पावर्स दे देते हैं। यह टोमा जैसे ही वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है वो आते ही उस जगह में नानामी को किस कर देता है और वापस से अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम लिखना मत भूलिएगा और तब तक के लिए बाय बाय।